हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को हम लोग पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ना। देखिए, अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल के आसपास मैग्नेट को पास लाएं, दूर ले जाएं, या करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो करंट कैरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है ना। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है या क्लोज्ड सर्किट है, कोई भी सर्किट है मान लेते हैं, और सर्किट के आसपास अगर हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तो सर्किट में क्या हो जाता है? करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इसके वर्ड से ही समझिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट होना, प्रोड्यूस होना, करंट का प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट, है ना, करंट इन द सर्किट, इन द कॉइल और सर्किट, है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल और सर्किट बाय changing the magnetic field, by changing the magnetic field around it, magnetic field around it, magnetic field around it। ठीक, तो किसी भी कॉइल या सर्किट के अराउंड में हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है या सर्किट है ना? ऐसे मान लेते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कॉइल है ना, इसको हम एक सेल से जोड़ देते हैं, सर्किट है। ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है। अब इस कॉइल के पास हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेट को पास लेके आते हैं, NS। अब इस मैग्नेट को अगर हम कॉइल के पास लेके आए या कॉइल से दूर लेके जाएं, दोनों केस में क्या होगा? कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आएगा, जैसे हम लोग अगर मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, अगर मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मतलब इसको पास लाने से या दूर ले जाने से दोनों केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के इसी चेंज होने के कारण इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होता है, और वही जो करंट इंड्यूस्ड होता है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब इसमें याद रखिए, फैराडे जी ने 1831 में ये देखा कि, है ना, उन्हें क्या फाउंड किया? सो इन 1831 फैराडे, है ना, फैराडे फाउंड दैट, है ना, फैराडे फाउंड दैट, है ना, इन by changing the magnetic field, by changing the
मैग्नेटिक फील्ड by changing the magnetic field linked with coil, है ना, the current is induced, है ना, the current is induced in the coil। ठीक, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, है ना, उन्होंने ये देखा दैट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ कॉइल द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो करंट कॉइल में क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। अब देखिए कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, ध्यान समझिए, कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट क्या करेगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण जो करंट इंड्यूस्ड होता है ना, तो जो करंट इंड्यूस्ड होता है, या इसको लिख लीजिए, प्रोड्यूस्ड करंट, जो करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, प्रोड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इज कॉल्ड, उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो अगर हम कॉइल के आसपास मैग्नेट को पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, या कॉइल के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो करंट प्रोड्यूस होता है और एक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको याद रखिएगा। अब इसी के आगे हम लोग लेंज लॉ भी पढ़ेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग मैग्नेट को पास ले जाएं, दूर ले जाएं, पास ले जाएं, दूर चले जाएं, तो इस कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को अपोज करता है ना, यानी कि करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, है ना, जिससे कि उस चेंज को अपोज कर सके। यानी मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो उसको अपोज कर सके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको अपोज कर सके, या मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है उसको अपोज कर सके। ठीक है, वो अभी लेंज लॉ में पढ़ेंगे। मेन अभी इतना याद रखिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं सर्किट के अराउंड, तो सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है ना, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, है ना। इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए फ्लक्स क्या होता है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, फाई इज इक्वल टू क्या था, B इंटू डी एस, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये था फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे एरिया के अराउंड, तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता था, B इंटू एस, है ना, ये फॉर्मूला आता था। फ्लक्स का क्या होता है, इसका यूनिट होता है या तो टेस्ला या वेबर, है ना। इसका यूनिट क्या होता था फ्लक्स का, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर यहाँ से, और इसका एक और यूनिट होगा वेबर, है ना, वेबर। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला था, तो इसको लिख लीजिए, क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला, तो इसको आप लिख सकते हैं फ्लक्स के फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फैराडे का लॉ
और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल और सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि EMI, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कॉइल क्लोज होना चाहिए, है ना। तो करंट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, करंट इज प्रोड्यूस्ड while, है ना, while circuit is, है ना, while magnetic field is changing, while magnetic field is changing। तो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, है ना, तो ऐसे लिख लीजिए, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, ऐसा लिख लीजिए, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट while magnetic field is changing, तो याद रखिएगा कि सर्किट में तभी करंट प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। और सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, है ना। सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, तभी तो उसमें क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट, किसमें? क्लोज्ड सर्किट में, है ना। तो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट में ही करंट प्रोड्यूस होता है ना। वाइल मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्लोज्ड सर्किट में, है ना, तब क्या होगा? उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट वाइल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, वाइल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब पॉइंट आपको लिंक्ड विथ सर्किट इज चेंजिंग। चलो अब नेक्स्ट लिख लीजिए, लॉ ऑफ, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ EMF, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का लॉ क्या है? तो फैराडे ने कहा था कि जो EMF या करंट जो इंड्यूस्ड होता है, जो EMF इंड्यूस्ड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी फ्लक्स के चेंज होने के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फैराडे का क्या लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? तो उन्होंने कहा था कि द इंड्यूस्ड EMF in the circuit is directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो सर्किट में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होगा, EMF मतलब समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF होता है। लेकिन ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है? सोर्स के बीच में। ठीक है, सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ईएमएफ वही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स कितना ज़्यादा चेंज होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम जितना चेंज करेंगे उतना ज़्यादा उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, समझ रहे। तो ये चीज़ याद रखें। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, है ना, डी फाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे K की वैल्यू 1 ही है ना, E की वैल्यू क्या है 1, ठीक। तो यानी आप सीधे ये बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉइल के क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। पहले गिवन क्या है, गिवन A इज इक्वल टू दिया है आपको 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड acting normally to its plane, the field varies as B दिया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड B कितना दिया है 0.5 t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। वेयर B इज इन टेस्ला एंड T इज इन सेकेंड, ठीक है। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में आपको बताना है EMF इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड। तो EMF का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, अभी बताया था, E इज इक्वल टू क्या होता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। और फाई क्या है, फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी ए बाई डी टी के। अब इसमें एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया को बाहर कर देते हैं और बी को क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा ए डॉट डी इंटू बी का जगह क्या रखेंगे 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आएगा लगभग कितना आएगा 0.5 इंटू 2 इंटू टी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 आ जाएगा, और t की वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना, t के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, तो प्लस 2, बाकी की वैल्यू 1 दिया अपॉन, है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, एरिया कितना है 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3 और 0.5 मतलब हाफ, 3 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 1.5। क्या निकालना था हमें EMF, तो ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, ये आ जाएगा 1.5 आपका आंसर। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूले में रख दिया, इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ गया 1.5 वोल्ट, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या होता है, देखिए लेंज लॉ
एक तरीके का अपोजिशन लॉ है ना। लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपने कॉज को अपोज करता है ना। तो देखिए लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ, देखिए लेंज लॉ ने क्या कहा था, क्या स्टेट था, है ना। तो ये लॉ पहले तो हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, है ना। तो दिस लॉ gives the direction of किसका डायरेक्शन देता है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब देखिए अब ये लॉ स्टेट क्या करता है ना। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, इसमें लिख लीजिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट, है ना, ऐसा लिख लीजिए कि दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ induced the direction of induced current, the direction of induced current, है ना, in such a way to oppose the change causing it, ठीक, causing it। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो अपने मतलब कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। क्लियर है, यानी आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इस दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सच अ वे टू, है ना, इन सच अ वे एज टू अपोज द चेंज कॉजिंग इट, यानी जिस चेंज के कारण वो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उस चेंज को वो अपोज करेगा, वो इस तरह से फ्लो होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे एज टू अपोज द चेंज कॉजिंग इट, है ना। जिस चेंज के कारण वो करंट इंड्यूस हो रहा है उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं हमारा कॉइल और यहाँ पे हम लोग लेते हैं मैग्नेट NS। मैग्नेट को जब हम लोग कॉइल के पास ले जाते हैं तो कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब इसके कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो करंट का प्रोडक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। अब इसमें करंट मान लेते हैं प्रोड्यूस हो गया। अब करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये इस मैग्नेट को जो हम लोग पास ले जा रहे हैं इसको क्या करेगा, अपोज करे, मैग्नेट को पास ले जाने को अपोज करे, या मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करे, ठीक है। तो कैसे अपोज करेगा, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखिए हमने ये भी क्या करेगा, जैसे ही कॉइल, जैसे मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास लाएंगे, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट भी क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब ये कॉइल खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। कॉइल खुद क्या बन जाएगा, मैग्नेट। जैसे ही आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल खुद एक मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। तो मैग्नेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो जैसे हम इसको पास लेके जाएंगे,
ठीक है, तो इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, इस तरफ साउथ पोल बन जाएगा। ये खुद इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा मतलब ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस मैग्नेट के पास आने वाले मोशन को अपोज करे, मैग्नेट को पास ना आने दे। तो अगर हम पास ले जाएंगे तो मैग्नेट में ऐसे पोल्स बनेंगे जो इस मैग्नेट के पास आने को अपोज करे, जिसके कारण मतलब ये चेंज को अपोज कर रहा है, ये नहीं चाहता कि मैग्नेट उसके पास है। क्लियर है? चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, इस तरफ साउथ पोल, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन कहाँ से हो जाएगा? जिधर से करंट निकलता है कॉइल के जिस तरफ से, उधर नॉर्थ पोल बनता है, और जिधर से करंट घुसता है वहाँ पे क्या बनता है? तो साउथ पोल। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा अगर हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो। अब इसका अपोजिट अगर मैग्नेट को दूर लेके जाएं, अब सेकेंड केस देखिए, मान लेते हैं कि हमारा कॉइल है, ये कॉइल, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं। मैग्नेट अभी पास में है, अब मैग्नेट को क्या कर रहे हैं हम लोग? दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को हम लोग ले जा रहे हैं दूर। तो ये इसको भी अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेट को दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो फिर से इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। समझ रहे हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर दूर ले जाएंगे तब भी इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। अब जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसको दूर नहीं जाने देगा, मतलब अब करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा या करंट के कारण इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो इसके दूर जाने को क्या करे? अपोज करे। मतलब इस तरफ बन जाएगा आपका साउथ पोल, इस तरफ बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा, करंट अब किधर जाएगा? इस तरफ, इधर से निकलेगा, इधर से इंटर करेगा। तो कुल मिला के जो करंट है वो मैग्नेट के पास आने या दूर जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी चेंज का अपोज करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, करंट का जो फ्लो है, तो डायरेक्शन, फ्लो है ना, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे एज टू अपोज द चेंज कॉजिंग इट। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो चेंज कर रहे हैं उसको क्या करे? अपोज करे, या जिसके कारण करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उस कारण को वो अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के में जो चेंज कर रहे हैं उस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो लेंज के कारण जो फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्या बनेगा? तो लेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, माइनस, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या है? चेंज इन फ्लक्स को बता रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ, मतलब उसके अपोजिट होगा। तो यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है? अपोज, माइनस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अपोज कर रहा है माइनस साइन के साथ। समझ रहे? तो ये क्या कर रहा है? माइनस साइन के साथ, यानी इसको उन्होंने क्या किया था? फैराडे के लॉ को करेक्ट किया था। फैराडे ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, जो फॉर्मूला दिया था, उसको उन्होंने क्या किया था? करेक्ट किया था। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में तो इसको हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n d∅dt। d∅dt क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है? अपोज, माइनस साइन के साथ है, अपोज कर रहा है। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा लेंज के अकॉर्डिंग लॉ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होता है ना, वो इन सच अ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में होता है जिसके कारण वो चेंज को अपोज कर सके। क्या करे? चेंज को अपोज कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। सिमिलरली अगर हम लोग कॉइल के एरिया को चेंज करें तब भी क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। चाहे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड
चेंज करें, चाहे हम लोग कॉइल की एरिया को चेंज करें, दोनों केस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉइल की एरिया को चेंज करेंगे, जिसके कारण उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बाय चेंजिंग द area of coil linked with magnetic field है ना, linked with magnetic field, the induced EMF also changes, है ना, this is called motional EMF। ठीक, so by changing the area of coil linked with the magnetic field, the induced EMF also changes, this is called the motional EMF। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी चेंज होगा और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मोशनल EMF। यही है हमारा मोशनल EMF। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस बना रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइल को रखते हैं और कॉइल के एरिया को चेंज करते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग एक कॉइल को रखते हैं और कॉइल के एरिया को, जैसे मान लीजिए हमारा एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, कॉइल के एरिया को चेंज करते हैं तो कॉइल में एक मोशनल रॉड लगा देते हैं जिसको हम लोग मूव कर सकें, ए बी, एक रॉड लगा दिए, मोशनल रॉड। ठीक है, अब इस मोशनल रॉड को जब हम लोग मूव करेंगे राइट साइड में तो कॉइल का जो एरिया है वो बढ़ेगा। मान लेते हैं कॉइल के जो रॉड है, मोशनल रॉड है, उसको राइट साइड में v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मूव करेंगे कॉइल के रॉड को अगर हम मूव करें राइट साइड तो कॉइल का एरिया बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं, कॉइल का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको ऐसे कर दिए, क्लोज कॉइल नहीं, ऐसा, ये है क्लोज कॉइल। तो कॉइल के रॉड को अगर हम लोग राइट साइड मूव करेंगे तो कॉइल का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कॉइल का एरिया बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं, तो देखिए मान लेते हैं कि कॉइल का लेंथ L है और इसका ये X है, LX, तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स। तो L इंटू एक्स, अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। समझ रहे हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, एरिया को चेंज करते हैं, कॉइल के एरिया को चेंज करते हैं, तब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। इसी को क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो देखिए अब हम फॉर्मूले से जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ N डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। फाई की जगह हम लोग B इंटू ए रख सकते हैं, है ना। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, या ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, ऐसा, अपॉन डी टी। ठीक,
अब ये तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा अंदर बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन बी ए इंटू डी ऑफ कॉस थीटा बाई डी टी, डी ऑफ कॉस थीटा अपॉन डी टी, ऐसा हो जाएगा। कॉस थीटा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई टी, यानी कि थीटा बाई टी है ना, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बाई टी होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना। तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन बी ए, ठीक है। और कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, पहले इसको लिख लीजिए ओमेगा टी के फॉर्म में। तो D इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉज ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब कॉज ओमेगा टी का करिए इंटीग्रेशन, तो कॉज ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा, मतलब कि आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा एन बी ए, ओमेगा टी का ओमेगा आएगा इंटीग्रेशन, और कॉज का हो जाएगा साइन, साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि जो मोशनल ईएमएफ होगा वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ऐसे लिख लिए। सिमिलरली हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए चलिए तो इसको लिख लिए। अब एक और बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोशनल ईएमएफ। क्या आ गया हमारा, मोशनल ईएमएफ हमारा आ गया E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस कॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉइल हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ वर्क होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसमें फोर्स लगाएगा, है ना, कुछ फोर्स लगाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, ये चार्जेस पे फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन और ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि W बाई क्यू होता है, V इज इक्वल टू, या W इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। अब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो F इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, यानी कि वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अब कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज है, चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, 90 डिग्री, फोर्स 90 डिग्री पे लगेगा, तो यहाँ पे साइन 91 होता है, यानी क्यू बी बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। हम पढ़े हैं ना, किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ना, किसी भी मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल या कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है क्या लगता है, क्यू बी बी फोर्स लगता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फोर्स लगेगा, क्यू बी बी फोर्स लगता है। ये सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। अब यहाँ पे v कैंसिल हो जाएगा, तो v को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बना फोर्स, तो इसमें क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया, हमें क्या निकालना था, एक सेकेंड रुक जाओ, क्यू बी बी एक्स इंटू वी इंटू क्यू। ठीक है, सॉरी v को मत कैंसिल करो, q कैंसिल हो जाएगा ना, यह वेलोसिटी वाला v है ना, तो इसको v को रहने दो। ठीक है, v, तो अपन ऐसा करते हैं q को कैंसिल कर देते हैं, q कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा,
ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी वाला आ जाएगा, है ना, क्यू बी क्यू, ठीक है, तो ये बन जाएगा वी बी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए x क्या है हमारा, x है वो डिस्टेंस है ना, यानी कि लेंथ है, लेंथ जितने में वो मूव किया है। ठीक है, तो ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस वाला v है ना, और ये वेलोसिटी वाला v है, तो l की जगह x रख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा v l v, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी एल वी, ये वाला v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये v क्या है हमारा, वही पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्विवेलेंट है, तो E इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी एल वी। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एल बी। समझ में आ रहा है हमने क्या किया, कॉइल है, कॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, क्यू वी बी लगता है, इंटू एक्स। हमने क्या किया था, वर्क इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। यहाँ से हम लोग वर्क की जगह एफ एक्स यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू वी क्यू, यहाँ पे एफ की वैल्यू रखे, क्यू क्यू को कैंसिल किए, तो हमारा क्या आ गया, ईएमएफ के लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एल वी, क्या हो जाएगा, वी एल वी। क्लियर है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कितने तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि कॉइल के अंदर हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। एक तो हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें कॉइल के आसपास, तब भी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। दूसरा, अगर कॉइल के एरिया को चेंज कर दें, कॉइल के एरिया को चेंज कर दें, तब भी उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाएगा। थर्ड है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के ओरिएंटेशन को आपस में चेंज कर दें, या मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल है, उसको चेंज कर दें, तब भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग ईएमएफ को कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं कॉइल में, है ना। पहले हमने कैसे जनरेट किया था, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पहला हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, अभी हमने क्या पढ़ा, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। तो बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर या कॉइल, है ना, कंडक्टर का एरिया चेंज कर दें, है ना, तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज कर दें दोनों के बीच, एरिया किसके बीच चेंज कर दें, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हम क्या कर दें, ओरिएंटेशन चेंज कर दें, इन दोनों के बीच का एंगल चेंज कर दें, तब भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड मेथड होता है बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब एंगल थीटा,
between, है ना, by changing the relative orientation of magnetic field B and A। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में हम लोग क्या कर दें, रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी एंगल को चेंज कर दें, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सकते हैं, है ना, ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। तो हमने पहला दूसरा तरीका देख लिया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, यानी जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेकेंड हमने एरिया को चेंज किया, एरिया के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, ई इज इक्वल टू वी एल वी, ऐसे बनाया। एक ये तरीका है, ठीक है। अब थर्ड तरीका है, हम लोग क्या करें, इन दोनों के बीच में एंगल को चेंज कर दें। थर्ड तरीका क्या है कि हम इन दोनों के बीच में एंगल को चेंज कर दें, ठीक है। तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच में एंगल को चेंज कर दें, तब भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड मेथड देख लिए हैं, थर्ड मेथड को डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था, एरिया को चेंज किया था, कंडक्टर या कॉइल के एरिया को चेंज किया था। तो हमें यहाँ पे ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला मिला था, ई इज इक्वल टू वी एल वी, है ना, एक फॉर्मूला मैं बताया हूँ, है ना। कैसे मिला था फिर से आपको बता देता हूँ, क्या होता था, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ऐसा होता है। एन नंबर ऑफ टर्न के लिए माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है ना, ऐसे लिखते थे। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है माइनस एन, फाई की जगह क्या लग सकते हैं, बी, है ना। फाई इज इक्वल टू क्या होता था, बी ए कॉस थीटा, ये होता था बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस एन इंटू बी ए कॉस थीटा। फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डी बाई डी टी, ठीक है। अब थीटा तो 0 डिग्री है ना। हमने कॉइल क्या रखा था, अब कॉइल का जो एरिया चेंज कर रहे थे वो किस डायरेक्शन में चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का थीटा 0 डिग्री है। तो अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एन, है ना, बी बाहर आ जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे। तो लेंथ क्या लिए थे हम लोग, एल, ब्रेथ क्या लिए थे, एक्स, है ना, यही आएगा। तो डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या लेंगे, एल इंटू एक्स, लेंथ लिए थे एल, ब्रेथ लिए थे एक्स, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एल बाहर चला जाएगा, लेंथ तो कांस्टेंट है, एक्स को चेंज कर रहे थे हम लोग, तो डी एक्स बाई डी टी, एक्स क्या है, एक्स को चेंज कर रहे थे, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, है ना, एन बी, है ना, एल बाहर चला गया, तो ये क्या बचा, डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है ना, डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे ना हम लोग, एरिया का। हमने क्या लिया था कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म, ऐसे था ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया को चेंज कर रहे थे, है ना। ये हमारे पास था कॉइल, और कॉइल में हमने क्या लिया था, मूवेबल रॉड, जिससे हम लोग एक्स, ये था एक्स, एरिया को चेंज कर रहे थे। तो एक्स क्या था, डिस्टेंस, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ को बार बार चेंज कर रहे थे, तो यही ब्रेथ है। तो ब्रेथ में चेंज या डिस्टेंस में चेंज क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन बी एल इंटू वी, या यही इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है, एक है नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही कॉइल है, तो यहाँ पे एन की जगह एक रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, है ना, माइनस, ठीक है, माइनस कैसे, तो माइनस बी एल वी, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक। तो एक फॉर्मूला चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, वी एल बी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या आता था हमारा पोटेंशियल, वी एल बी, ये आता था वी एल बी। तो ये था जब हमने एरिया को चेंज किया, जब हमने क्या किया, कॉइल के एरिया को चेंज किया, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो क्या आया, वी एल बी, क्या आया, वी एल बी। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड कि जो अगर हम एरिया को चेंज करते हैं
तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या इंड्यूस होता है, VLB। ठीक है, चलिए अब थर्ड तरीका हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज कर दें B और A के बीच में, तब ईएमएफ का क्या होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला केस देखते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, है ना। तो थर्ड केस हमारा क्या है, बाय चेंजिंग द एंगल या ओरिएंटेशन रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन, है ना, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ B एंड A। जनरेटर, डायनेमो सब इसी कॉन्सेप्ट में वर्क करता है ना। जैसे देखिए जनरेटर में क्या होता है कि हम लोग ऐसे मैग्नेट लेते हैं, जैसे नॉर्थ मैग्नेट, साउथ। ठीक, अब जनरेटर का जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा होता है, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं ना। ये मान लेते हैं जनरेटर का कॉइल है। ठीक, अब ये कॉइल किससे जुड़ा होता है ना, स्लिप रिंग से जुड़ा होता है। ऐसे स्लिप रिंग बना लो, ऐसा गोल गोल दिखता है बाहर से, और उसके पीछे में क्या लगाता है, कार्बन ब्रुश, है ना, कार्बन का ब्रुश लगा रहता है। ठीक, और वो जाता है वायर से जुड़ा रहता है। सिमिलरली ये वाला कॉइल भी किससे होगा, स्लिप रिंग से जुड़ा होगा, जिसके पीछे कार्बन ब्रुश लगा होगा, और ये क्या होगा, ऐसे AC लोड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, AC EMF, अल्टरनेटिंग EMF, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, EMF, क्या मिलता है, EMF, AC नहीं, मतलब EMF, अल्टरनेटिंग EMF मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, अल्टरनेटिंग, या यहाँ पे आपको EMF प्रोड्यूस मिलेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, दोनों पॉइंट के में आपको यहीं पे मतलब एक लोड लगा रहेगा आपका, क्या लगा रहता है, लोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोड लगा दीजिए, LOAD। ठीक, ये लगा रहेगा लोड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा EMF, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे EMF मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये हमने कॉइल लिया है, कॉइल को हमने मैग्नेट के बीच में रख दिया है। अब देखिए, अब ये कॉइल क्या होता है, यहाँ से घुमाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा सही हो जाए, कॉइल टाइप दिखे ये, है ना, इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक, ये पूरा ऐसा कॉइल टाइप का रहना चाहिए। ठीक, तो ये लगा रहता है कॉइल। अब देखिए कॉइल में क्या होता है, अब कॉइल के बीच में हम लोग ओरिएंटेशन इसका ये बना देते हैं एक्सिस, ये एक्सिस। ठीक, कॉइल क्या होता है, अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है। तो कॉइल जब घूमेगा तो देखिए ये कॉइल का एरिया है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कॉइल का एरिया है, जब कॉइल घूमेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एंगल बनेगा तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना, करंट इंड्यूस्ड होगा, और क्या इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। तो मतलब एरिया या कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल बनता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होगा, और कॉइल में क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, यानी कि EMF इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो जब हम कॉइल को इन दोनों के बीच में घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाते हैं, तो क्या बनता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है, और क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बार बार चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF का इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा।
इस थीटा को बार बार चेंज करेंगे। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। अगर इस थीटा को बार बार चेंज करेंगे, थीटा को बार बार चेंज करेंगे तो फाई हमारा बार बार चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ई क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। चेंज इन फ्लक्स ही ईएमएफ होता है। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझ रहे हैं? तो एंगल को अगर हम बार बार चेंज करेंगे, किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एरिया है, कॉइल का एरिया। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फ्लक्स से चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बना दिया हूँ। तो ईएमएफ के लिए ई का फॉर्मूला क्या आया था? ई इज इक्वल टू आया था, इसके पहले जो हमने डिराइव किया था क्या आया था? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा साइन थीटा, है ना, ये आया था, है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कॉइल में, उसका क्या फॉर्मूला आया था? ये, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग, अब इसको हम लोग एसी क्यों कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट इसमें से क्यों बनता है, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ इसमें क्यों डेवलप होता है? तो इसको ध्यान से समझिए। अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करें, थीटा चेंज होता है तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, देखिए थीटा ले लेते हैं एक तरफ और एक तरफ ले लेते हैं फाई। ध्यान से समझिएगा, थीटा और ई। अगर थीटा 0 डिग्री यहाँ पे रखें, थीटा 0 रखें तो ई क्या हो जाएगा? ई भी हो जाएगा 0, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 रखें, पाई बाई 2, अच्छा इसको मैं इधर बना देता हूँ। कहाँ पे बनाऊँ? देखिए यहाँ पे बना लीजिए। एक तरफ हम लोग थीटा रखते हैं, एक तरफ ई रखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ भी क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है ना बार बार, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या है ये? ये है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग। बार बार चेंज होगा, एंगल बार बार चेंज होगा तो ईएमएफ भी बार बार चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो ई भी चेंज होगा। समझ रहे हैं? थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें, 0 डिग्री, इसी फॉर्मूले में देखिए, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। थीटा की वैल्यू अगर 90 रखें, पाई बाई 2, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा। ठीक, थीटा की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखें, अब इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो, यानी कि 180 डिग्री, पाई रखें तब फिर से ई 0 हो जाएगा। फिर इसमें और पाई बाई 2 ऐड करो, अगर थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखें तब फिर से क्या आ जाएगा? माइनस एन बी ए, -1 होता है ना, तो ये जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 2 पाई रखें तब ई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे ई भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच में एंगल ओरिएंटेशन चेंज होगा वैसे वैसे आपका ई यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो रहा है। देख रहे हैं? जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होगा वैसे वैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो रहा है ना। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ में शो करें तो ग्राफ में आप कैसे शो करेंगे इसको? ग्राफ में अगर आप इसको शो करें तो देखिए ग्राफ में ये कैसे बन जाएगा? ग्राफ में ये बनेगा इस तरह से। एक तरफ ई ले लीजिए, ये मान लेते हैं ई वाला लाइन है, ये मान लेते हैं थीटा वाला लाइन है। थीटा और ई के बीच में एंगल बनाइए, मतलब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जब थीटा 0 था तो ई 0 था पहला यहाँ पे। जब थीटा पाई बाई 2 था तो ये हो गया एन बी ए पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे ये मान लेते हैं पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी ए ओमेगा। ठीक है, जब थीटा पाई है, पाई कहाँ पे आ गया? यहाँ पे वापस 180 डिग्री सेम लाइन पे रहेगा, तो फिर से 0 हो गया। जब थीटा फिर 3 पाई बाई 2 था, अब वापस क्योंकि माइनस में आएगा 3 पाई बाई 2, तो ये आएगा माइनस में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एन बी ए ओमेगा। और फिर से जब 2 पाई होगी यानी वापस से यहाँ घूम के आया, तब फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई? ई की वैल्यू हो गई 0। समझ रहे? तो ये हो जाएगा, ये कौन सा एंगल है? 3 पाई बाई 2। ये कौन सा एंगल है? पाई बाई 2। ये है पाई और ये क्या है? 2 पाई।
तो जैसे जैसे हम लोग ई को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ई चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग थीटा को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग चेंज हो रहा है। कभी मैक्सिमम तक जाता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसमें जो करंट बनेगा वो भी क्या बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम बी और ए के बीच में ओरिएंटेशन बार बार चेंज कर दें, यानी थीटा को चेंज कर दें, तब क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा। ठीक है, यानी क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए के बीच में एंगल चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा। ठीक है, ये कैसे आया है ये मैं बता चुका हूँ, है ना। इसका फॉर्मूला इसके जस्ट पहले अभी मैंने डिराइव किया था, पहले ही बता दिया था कि ये कैसे आएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, है ना, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, अभी हमने किया था ना, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये होता है ना, ये वाले फॉर्मूले से बनाइए, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फिर यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का होगा साइन थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिख दिए थे, है ना, तो वो वाला हम लोग बना लिए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकते हैं ओरिएंटेशन को चेंज करके। ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, अगर एक ही कॉइल में, सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है करंट चेंज करने के कारण, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सेम कॉइल है, ये मान लेते हैं हमारे पास कॉइल है। अब इसमें जो करंट पास हो रहा है, इस करंट को अगर हम बार बार चेंज करें तो इस कॉइल में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिख लीजिए कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल व्हेन, है ना, चेंजिंग करंट इज, व्हेन changing current is passes through it, यानी कॉइल से जब हम लोग चेंजिंग करंट पास करें तो उसमें अपने आप क्या हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसी कॉइल में, सेम कॉइल में क्या होता है, करंट को चेंज करने के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए सेम कॉइल है, ठीक, सेम कॉइल है, इसमें हम लोग अगर करंट को बार बार चेंज करें, करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंजिंग करंट के कारण क्या होगा, इसमें एक खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। समझ रहे, खुद ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इस चेंजिंग करंट को अपोज करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा। समझ रहे, तो इसी चेंजिंग करंट के कारण जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, करंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाता है एल इंटू आई। अब ये एल क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। तो एल क्या होता है हमारा, एल हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वायर में, कंडक्टर में, कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो उसमें जो क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्यू इंड्यूस्ड होगा, क्यू में करंट को चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तो यही होता है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, एल को हम लोग हेनरी में, यानी यहाँ से आप एल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होता है हेनरी, फाई अपॉन आई। ठीक है, एल का यूनिट होता है हेनरी, और 1 हेनरी इज इक्वल टू होता है 1 हेनरी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 हेनरी को, है ना, जब कॉइल में 1 टेस्ला या 1 वेबर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर या 1 वेबर फ्लक्स को हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर अगर 1 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 हेनरी। समझ रहे हैं? तो अगर फाई की वैल्यू कितनी हो, 1 वेबर, करंट की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर, ठीक है, तब जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी। कितना प्रोड्यूस होगा, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी कब होता है, जब हम 1 एम्पियर करंट भेजते हैं जिससे कि 1 वेबर फ्लक्स जनरेट होता है, तब उससे जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो 1 हेनरी आएगा। तो 1 हेनरी को आप ऐसे ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर फ्लक्स अपॉन 1 एम्पियर करंट, ऐसे करके 1 वेबर फ्लक्स अपॉन 1 एम्पियर करंट। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब फाई जो है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होगा BA cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो B इंटू ए आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, और n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर तो हम लोग क्या लिखते हैं, NBA, है ना, NBA फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग NBA लिखते हैं, है ना। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, NBA, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग B की जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं n इंटू B की जगह लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट n इंटू आई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट n इंटू आई, ऐसे करके लिखते हैं। एक्चुअल में जो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। और सेकेंड और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होता है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वहीं से उसका फार्मूला आता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, है ना, या इसको स्मॉल n लिखते हैं। अब स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा पर यूनिट लेंथ और जितना करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर। तो B की जगह हम लोग ये लिख दिए इंटू ए, ठीक, इंटू क्या लिख देते हैं, ए। अब यहाँ पे n का फॉर्मूला रख दीजिए, क्या हो जाएगा, n की जगह n बाई क्या लिख सकते हैं, n बाई एल। तो फाई का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे n इंटू, n की जगह लिख दीजिए n बाई एल, और क्या बचा, म्यू नॉट आई इंटू ए। n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा फाई इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन ए बाई एल, ये आ जाएगा फाई की वैल्यू। अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, तो फाई की जगह एल आई रख दीजिए, है ना। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल इंटू आई,
फाई की जगह एल आई लिख सकते हैं। तो अगर आई आई दोनों की तरफ कैंसिल हो जाए तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, तो लिख लीजिए। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से आई आई कैंसिल करेंगे तो L इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन एल। तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेम कॉइल इन विच वी आर चेंजिंग द करंट। कॉइल जिसमें हम करंट चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा, करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमने बताया था ना कि ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है, जब या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या तो एरिया चेंज करें। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एरिया चेंज होगा तब भी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, करंट को चेंज करके, समझ रहे। तो करंट चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, खुद में ही ईएमएफ को इंडक्ट कर लिया, खुद में ही इंडक्शन क्या कर लिया, खुद में ही ईएमएफ को प्रोड्यूस कर लिया, तो उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। एक है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल। तो एक हो गया सेल्फ इंडक्शन, एक हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है, जब एक कॉइल में करंट को चेंज करें तो दूसरे कॉइल में करंट इंडक्ट हो जाए, है ना। द इंडक्शन ऑफ करंट, तो इसको लिख लीजिए, द इंडक्शन ऑफ करंट, द इंडक्शन ऑफ करंट, the induction of current in secondary coil, due to variable current in primary coil, due to variable current in primary coil। प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का इंडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ रहे। से मान लीजिए कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये ठीक प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट को चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाए, करंट का इंडक्शन हो जाए। सेकेंडरी कॉइल यहाँ से बना लेते हैं अपन लोग, ठीक, ये मान लेते हैं हमारा सेकेंडरी कॉइल, ठीक। तो प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का इंडक्शन होगा, अब दोनों एक आपस में लिंक्ड होता है। प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का इंडक्शन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल में करंट का वेरिएबल करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का चेंज होता है या करंट का जो इंडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी क्या होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट। फाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, साइन हटाएंगे तो एम आई आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम आई ले लेंगे, जहाँ पे एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। जैसे एल क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ऐसे करके लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए होता है, कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे फाई। एन क्या लेंगे हम लोग, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, है ना।
सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ N2 ले लीजिए। B की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट N इंटू आई, है ना, इसके पहले फॉर्मूला बताया था, इंटू एरिया। अब यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल टू N2 इंटू म्यू नॉट, N की जगह क्या लिख सकेंगे, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो N1 बाई एल इंटू ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फाई इज इक्वल टू क्या, एम आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 N2 इंटू म्यू नॉट ए अपॉन एल। तो यहाँ से आई को अगर कैंसिल कर दें, है ना, इसमें आई भी है, आई को कैंसिल कर दे तो m की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना, यानी कि m यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट हो जाएगा N1 N2 इंटू म्यू नॉट इंटू ए अपॉन एल। तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है, m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखिए, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में करंट का क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफार्मर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज होने के कारण, एसी करंट है, करंट चेंज होता रहता है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, ऑटोमेटिकली करंट का इंडक्शन हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, करंट का इंडक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ रहे, ट्रांसफार्मर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जैसे देखिए, ये हमारा है प्राइमरी कॉइल, ठीक, और इसके बगल में है ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में एसी करंट आता है। एसी करंट कैसा होता है, चेंजिंग करंट होता है, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होती है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, करंट का इंडक्शन हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में करंट का इंडक्शन होगा, इसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ, इसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें करंट का इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का इंडक्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। इंडक्टर क्या है आपको पता है ना, इंडक्टर यानी वो मटेरियल या कॉइल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे अभी हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था कि जो कॉइल है, कॉइल में करंट को चेंज कर रहे थे, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। तो अगर करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये जो कॉइल है ये क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। करंट चेंज करेंगे तो चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में ये सेम जो कॉइल है, मान लेते हैं कि ये कॉपर का कॉइल है ना, कॉपर का कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर कॉइल जो एनर्जी को स्टोर करता है ना, वही है हमारा, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक्चुअली में कॉपर कॉइल है ना। तो इसमें आप ऐसा लिखते हैं, इंडक्टर क्या है, कॉपर कॉइल, है ना। मान लेते हैं कॉपर कॉइल विच स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो कॉइल में करंट सप्लाई करेंगे, चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, अब करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो उस अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो एनर्जी भी होगा, तो एनर्जी क्या करेगा, तो ये जो भी एनर्जी स्टोर करेगा उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। सीधी से समझिए, कॉइल में जब करंट भेजते हैं
या करंट कैरिंग वायर क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये आपको पता है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब उस वायर में अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल करंट डाल रहे हैं, डेल आई लिख देता हूँ चलिए, है ना, डी आई जो भी है समझिए। अगर हम इसमें चेंजिंग करंट डालते हैं, करंट क्या है, चेंजिंग, करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अब इस वायर में अगर आप चेंजिंग करंट डालोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मतलब कि बी भी क्या होगा, ये भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब इसमें क्या होगा, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझ रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी, है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मतलब एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी क्या होगी, इस वायर में स्टोर होगी। तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। तो कॉपर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। समझ रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर। तो कॉपर कॉइल एज अ इंडक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंजिंग करंट के कारण एज अ इंडक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ये होता है। फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आई। तो एल आई, क्योंकि फाई हमने अभी जस्ट पढ़ा है, डी टी। फाई इज इक्वल टू क्या है, एल आई होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, फाई इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस के केस में एल आई होता है, तो हमने एल आई रख दिया। ठीक, एल को बाहर ले जाएंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई I ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई I ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एल आई, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल इंटू करंट क्या होता है, पावर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पावर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एल आई, ठीक है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। पावर को क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम, स्मॉल वर्क बाई स्मॉल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक, डी टी को इधर ले आए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी कैंसिल, इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई इंटू डी आई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, ये बीच में ऐसा लाइन, ठीक है। अभी लिखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर बोथ साइड तो हो जाए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू टोटल वर्क, और यहाँ से एल आई बाहर चला जाएगा, डी आई का करेंगे, आई एल बाहर चला जाएगा, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। तो यानी W इज इक्वल टू, यही आपका है एनर्जी, वर्क डन यही एनर्जी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड बाई द इंडक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर। तो इंडक्टर आपका इतनी एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब अगर आपको आ जाए कि निकालिए एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, एनर्जी
स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि आपको क्या आ गया कि एनर्जी स्टोर निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, तब क्या होगा फॉर्मूला, तब हम लोग लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हाफ LI² अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया होता है, तो लेंथ इंटू एरिया कर देते हैं ऐसा, इक्वल टू L की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ L क्या था हमारा, म्यू नॉट N² A अपॉन L, यही था L की वैल्यू, इंटू I², है ना, और ये नीचे में क्या है L इंटू A, ये हो जाएगा। यहाँ पे L की वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू क्या थी, L इज इक्वल टू था म्यू नॉट N² A अपॉन L, ये था ना L का वैल्यू, ठीक है, ये था L का वैल्यू, भूले तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू हाफ, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनटू म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा हाफ म्यू नॉट स्क्वायर N² I², नीचे में आएगा L², ठीक, इंटू बचेगा क्या, ए तो कैंसिल हो गया, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, इंटू म्यू नॉट से डिवाइड किए हैं तो ये आ जाएगा। अब ये म्यू नॉट स्क्वायर N² I² अपॉन L² क्या है, B² है ना, B का फॉर्मूला पता है ना, B इज इक्वल टू क्या था, B इज इक्वल टू था म्यू नॉट N इंटू I या म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I, ये था ना फॉर्मूला B का, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा B², मतलब आपका आ जाएगा हाफ B² अपॉन म्यू नॉट, ये आएगा आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ V² अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने कैसा निकाला, हमको निकालना था एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, फॉर्मूला रखा हमने पोटेंशियल का, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू LI सब्स्टिट्यूट कर दिया, L को बाहर ले गए, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई किया तो I इंटू ई पावर होता है, पावर इंटू A आ गया, पावर की जगह W/T रख सकते हैं, तो W/T dt इधर आया, dt कैंसिल हो गया, W इतना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा W, और इसका L बाहर चला जाएगा, I इंटू DI क्या हो जाएगा I²/2, ये हो गया वर्क डन। यही आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो यही एनर्जी होगी आपकी। पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोलेगा तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम यानी क्या, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे L का फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए, L इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट N² A/L, तो यहाँ पे रख दीजिए L का वैल्यू, रख दिए, जो कटा उसको काट दिए, फिर म्यू नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो ये हमें B² मिल जाएगा, B² अपॉन म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लियर है, तो इसको बना लीजिए। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो इसके फॉर्मूलाज आप एक जगह पे लिख लीजिएगा, है ना, जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंजिंग फ्लक्स के, d∅dt। फिर लेंज लॉ आया, लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप n लगा सकते हैं, ठीक है। एक हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, है ना। उसके अलावा हमने देखा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है,
फाई क्या होता है ना। और उसके अलावा हमने 3 कंडीशंस पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ये होगा। एरिया चेंज करने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके लिए हमने क्या निकाला था, E = BLV, है ना, ये पढ़ा था हमने। एरिया चेंज होगा उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये होगा। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करें, है ना, ओरिएंटेशन यानी कि थीटा चेंज करें, उसके कारण जो हमारा ई आया था, क्या आया था, NBA, ये माइनस था, NBA ओमेगा साइन थीटा, ये आया था। ओरिएंटेशन चेंज करने के कारण जो पोटेंशियल ये आया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि फाई = क्या होगा, L × I, जहाँ पे L की वैल्यू क्या निकाला था हमने, μ0 n²A/L, ये निकाला था, ठीक है, L का वैल्यू। वैसे ही हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M का वैल्यू निकाला था, क्या था, μ0 n1 n2, है ना, μ0 n1 n2, है ना, और क्या था, A/L, ठीक है, ऐसे करके निकाला था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड, है ना, एनर्जी स्टोर्ड निकाला अभी लास्ट में। तो एनर्जी स्टोर्ड हमारा क्या आया था, यानी कि U = ½ Li² आया था। और एक निकाला था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था। उसमें हमने क्या रखा था, सबकी वैल्यू रखी थी, तो ½ V²/μ0, है ना। तो ये मेनली इतने सारे हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे अलग अलग टाइप के, सेल्फ इंडक्टेंस का हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो गया, है ना। उसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाला, क्लियर है। तो मेनली इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, है ना, अलग अलग टाइप का पोटेंशियल, अलग अलग एरिया के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण या थीटा के कारण हमने 3 तरीके का ये निकाला, E निकाला, उसके बाद फाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, सेल्फ इंडक्टेंस निकाला और एनर्जी स्टोर्ड निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर करेंगे, या तो अपन ऐसा करेंगे कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का, क्लियर है। सो थैंक यू सो मच।